हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं विश्व इतिहास का एक विषय फ्रांसीसी क्रांति, उसके कारण एवं परिणाम ये लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। 18वीं सदी के में फ्रांस की दशा यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक खराब नहीं थी। फिर भी जनसाधारण को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। शासन निरंकुश और फिजूल खर्ची थे। अभिजात वर्ग और पादरियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। किसान भूमिहीन थे, मजदूर बेरोजगार थे और कराधान में बड़ी असमानताएं थीं। 18वीं सदी में फ्रांस दिखावटी शक्ति के होते हुए भी फ्रांसीसी राजतंत्र को महान आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र थी तथा राजा स्वयं को पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि मानता था। जब क्रांति हुई थी तब फ्रांस में लुई 16वां राज्य कर रहा था। राजतंत्र के महान दायित्वों को निभाने की उसमें योग्यता नहीं थी। वह गंभीर, उत्तरदायी, बुद्धिमान और दयालु था, किंतु वह शासन कार्यों के लिए बिल्कुल अयोग्य था। वह अपनी पत्नी एंतोइन, अपने दरबारियों और मंत्रियों के प्रभाव में था। अतः वह सुधार कार्य की इच्छा रखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता था। राजतंत्र का इस तरह पतन हो गया था कि राजा अपनी निरंकुशता का स्वामी नहीं बल्कि दास बन गया था। राजमहल में 1500 ऐसे अधिकारी थे जो बिना किसी कार्य के धनराशि वेतन के रूप में लेते थे। ऐसी परिस्थिति में सरकार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, रानी एंतोइन दुनिया की मूल्यवान वस्तुएं खरीदने में अपार धन व्यय कर रही थी। साथ ही बड़ी सेना और युद्धों ने फ्रांस की आर्थिक दशा और भी बिगाड़ दी। फ्रांसीसी समाज विभिन्न श्रेणियों में विभाजित था और उनके बीच अधिकारों और सुविधाओं की दृष्टि से भारी विषमता थी। पादरी एवं अभिजात वर्ग संपन्न थे तथा वे फिजूल खर्ची एवं भोग विलास से जीवन व्यतीत करते थे। इसके विपरीत सर्वसाधारण वर्ग का जीवन स्तर काफ़ी नीचा था। उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं थे तथा वे अनेक तरह के करों से त्रस्त थे। इसके अतिरिक्त समाज में मध्यम वर्ग भी था। इस वर्ग का महत्व अधिक था, परंतु इसके बावजूद इस वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। इसकी वजह सरकारी फिजूल खर्ची के अतिरिक्त उसकी कर व्यवस्था बहुत अधिक जिम्मेदार थी। क्रांति के पूर्व फ्रांस को प्रतिवर्ष $2.5 करोड़ का घाटा हो रहा था, जिसकी पूर्ति भारी ब्याज पर ऋण लेकर की जा रही थी। क्रांति से पूर्व कुल राष्ट्रीय आय का आधा भाग केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता था। देश की कर प्रणाली अव्यवस्थित और दोषपूर्ण थी। जनसाधारण को कई प्रकार के कर देने पड़ते थे। कर वसूलने का ढर्रा भी त्रुटिपूर्ण था।
करों को ठेके पर वसूलने की प्रथा थी। सरकार की वाणिज्य नीति भी अनियंत्रित एवं दोषपूर्ण थी। इस प्रकार फ्रांस का आर्थिक ढांचा असमानता एवं विशेषाधिकार के सिद्धांत पर खड़ा था। फ्रांस में कोई ऐसी संस्था न थी जो कि राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगा सके। 1614 ईस्वी के बाद स्टेटस जनरल का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। एक दूसरी संस्था पार्लियामें थी जिसकी संख्या 13 थी। ये पार्लियामें अदालतें थीं जिनके न्यायाधीश वंशानुगत होते थे। पार्लियामें के 2 कार्य थे, पहला न्याय करना, दूसरा राजा के आदेशों को रजिस्टर में दर्ज करना। राजा डरा धमकाकर या रिश्वत देकर इन न्यायाधीशों को अपने पक्ष में कर लेता था। इस तरह लोकप्रिय संस्था के अभाव में राजा की निरंकुशता बढ़ती गई। फ्रांस की दयनीय स्थिति के कारण वहाँ बौद्धिक चेतना का विकास होने लगा। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने तर्क पर आधारित विचार व्यक्त किया। बौद्धिक लेखकों ने व्यंग्य तथा हास्य कविताओं, आलोचना तथा वैज्ञानिक व्याख्याओं, समाजशास्त्रीय विचारधारा एवं स्पष्ट निंदा आदि तरीकों से फ्रांस के खोखलेपन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। दार्शनिकों ने लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने तथा क्रांति के लिए लोगों को तैयार किया। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण उसकी अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति से उत्पन्न हुई। 1789 में लुई 16वां को जब धन की आवश्यकता हुई तो उसने विवश होकर पुरानी सामंती सभा स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई, परंतु इस सभा ने संविधान निर्माण शुरू कर दिया जिससे निरंकुश राजतंत्र की जड़ें हिल गई। लुई 16वां ने शीघ्र ही सभा को भंग करने की कोशिश की, परंतु धीरे धीरे इसने एक महान विद्रोह का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को देखा। अब हम इसके परिणामों को देखेंगे। तो चलिए परिणाम देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के 3 प्रमुखतम आधार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व थी, जो आधुनिक काल में विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों के राजनीतिक आदर्श रहे हैं। क्रांति का मुख्य परिणाम था फ्रांस में सामंतवाद की समाप्ति। प्राचीन सामंती शासन के प्रायः सभी नियम अब रद्द कर दिए गए। मध्यम वर्ग के सदस्यों ने चर्च और जनता की सामूहिक जमीनों को खरीद लिया। अभिजात वर्ग के लोगों की जमीनें भी जब्त कर ली गई। विशेषाधिकार प्राप्त सभी वर्गों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति का एक मुख्य परिणाम यह था कि वहाँ सामंती प्रणाली के स्थान पर अब एक नई अर्थव्यवस्था ने ले लिया। वाणिज्य तथा व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति बनाई गई। इस नीति ने पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया। इससे लोगों में अपने अपने स्तर पर अपना विकास करना संभव हो सका। जनसाधारण अर्थात शहरों के निर्धन मजदूर तथा किसानों के पूर्ण सहयोग और प्रयत्न से ये क्रांति हुई थी। इसी कारण क्रांति के पश्चात वयस्क मताधिकार की घोषणा की गई। 1792 में बिना संपत्ति वाले वर्गों, मजदूरों, किसानों को राजनीतिक अधिकार दिए गए। इस तरह स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जिसको हम लोग कहते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ
मजदूरों और कारीगरों को क्रांति के कारण वास्तविक समानता प्राप्त ना हुई, जबकि वास्तव में क्रांति के वे ही संचालक थे। शीघ्र ही फ्रांस उन देशों में से एक हो गया जिनमें सामाजिक समानता एवं समाजवाद के विचारों को उठाया। फ्रांस की क्रांति ने सारे संसार को झंझोड़ दिया। संसार के अनेक भागों में इसका सीधा प्रभाव आने वाले वर्षों में देखा गया। यूरोप के लगभग सभी देशों के क्रांतिकारियों ने इससे प्रेरणा ली। इस क्रांति के कारण यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला तथा लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मिले। धर्म और राजनीति के पृथक्करण का मुद्दा पहली बार इसी क्रांति के दौरान उठा और राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया गया। इस प्रकार क्रांति के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में धर्मनिरपेक्षता की भावना प्रबल हुई। क्रांति ने कृषक दासता व इससे जुड़ी निरंकुशता का अंत कर दिया। किसानों को व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई। यूरोप में कृषक दासता के अंत की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय सभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा में जोर दिया गया। संप्रभुता जनता में निहित है और कानून जनसाधारण की इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह बताया गया। यह कहा गया कि शासन इस प्रकार चलाया जाए कि जनता का अधिकाधिक हित हो। यह सिद्धांत धीरे धीरे सारे विश्व में फैलने लगा। राष्ट्रीयता का विकास भी फ्रांस की राज्य क्रांति का अनोखा योगदान है। जो लोग धर्म, भाषा, नस्ल, रीति रिवाज और ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार एक हो, उनको अपना अलग राज्य होना चाहिए। इसके साथ ही क्रांति ने समाजवाद का मार्ग भी प्रशस्त किया। फ्रांस की क्रांति का विश्व के इतिहास में काफ़ी प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया, विशेषाधिकार का अंत कर जनमानस को राहत पहुंचाया। इससे प्रभावित होकर अन्य देशों में पुरातन व्यवस्था समाप्त होने लगी। इसी प्रकार चर्च के विशेषाधिकार भी समाप्त हो गए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन वर्षों की छोटी सी काल अवधि में राज्य क्रांति द्वारा फ्रांस ने जो उपलब्धियां हासिल की, वैसी विश्व के अन्य देशों में नहीं पाई गई। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।